जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप डेली आंसर राइटिंग करें और एग्जामिनर के द्वारा दिए जा रहे रिव्यू, कमेंट और सजेशन पर वर्क करें। जब आप ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में होते हैं। पिछले आंसर में दिए गए रिव्यू और सजेशन पर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखिए, समझिए, ताकि जब आगे आंसर लिखें तो वे गलतियां ना करें जो जिससे पिछले आंसर में आपके नंबर कम आए थे। राइट। दूसरा रास्ता ये भी है कि आप जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उनको देखिए, क्योंकि वहाँ से भी आंसर लिखने की एक अच्छी स्किल को सीखा जा सकता है। विजन आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ दिख जाएंगी। बस अंतर ये होगा कि वहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा दिए गए सजेशन आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर कॉपियाँ जो हैं वो चेक नहीं अपलोड हैं, अनचेक्ड आपको दिखेंगी। मतलब वहाँ पर सिर्फ जो टॉपर्स जो लिखे हैं आंसर बस वही दिखेगा, चेक कॉपी नहीं दिखेगी, कोई सजेशन नहीं दिखेगा। अभी जो मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ इसमें जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा और दिखाऊँगा कि वे कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे नंबर कम आते हैं। राइट। तो ये जो अब सीरीज़ शुरू हो रही है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू पेन से जो मैंने लिखा है, मैंने सजेशन दिया है कि और क्या इसमें अच्छा किया जा सकता था। ठीक है। तो अब ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, आपके कमेंट और आपकी डिमांड ये डिसाइड करेगी कि इसको कितना आगे रखना है। तो जो प्रश्न है उसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर में ये कहा है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो आपके माइंड में ये हिट हो जाना चाहिए कि जो प्रश्न है उसका जो उत्तर लिखा जाएगा उसके कितने पक्ष होंगे, ये हिट हो जाना चाहिए प्रश्न पढ़ने के बाद। तो जो प्रश्न है वो पढ़ा जाए। तो प्रश्न है कि यह तर्क दिया जाता है कि वर्षों से एक जवाबदेह संस्था के रूप में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आई है। मतलब एक बात तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ में आ रही है कि एक पक्ष होगा कि संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है, ये तो बताना है। अब इसके लिए ठोस तथ्य और उदाहरण आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके लिए आपके पास कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन से तथ्य हैं जो आप अभी जब उत्तर लिखेंगे उत्तर के एक पक्ष में बताना होगा। तो वहाँ पर आपको संसद की प्रभावकारिता और निरंतर गिरावट आ रही है, इसके लिए आपको उदाहरण और तथ्य देने होंगे। संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है तो इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक भी तो होंगे। राइट। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे यूं ही निरंतर गिरावट चली आ रही है। तो क्या उत्तरदायी कारक हैं उसको भी सोचने की ज़रूरत है, और इसी पक्ष जब आप निरंतर गिरावट आई है इसी को बताने के दौरान ही कारक भी बता देंगे। राइट। अब आगे देखें तो विश्लेषण कीजिए, लिखा है कि निरंतर गिरावट आ रही है, विश्लेषण कीजिए और साथ ही प्रासंगिक चिंताओं, ये जो चिंताएं हैं, चिंता है जो निरंतर गिरावट आ रही है, जो चिंताएं हैं, चिंताओं का समाधान करने के लिए उचित उपाय भी सुझाइए। इसका मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक पक्ष तो ये है, एक ये है। राइट। अब आप ये बताइए, जब संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है, निरंतर गिरावट आ रही है और उत्तरदायी कारक भी आप बता दे रहे हैं साथ में, तो जब निरंतर गिरावट आ रही है तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी तो होंगे। राइट। जब प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है तो इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं ये भी आपको बताने की ज़रूरत है। मतलब कि आप देखें तो आंसर को आप लिखने के दौरान जब उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो मेन बॉडी का आता है। राइट। अब मेन बॉडी में अभी फिर इसके बाद एक होता है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष लास्ट में होता है। तो यहाँ पर इंट्रो में क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेन बॉडी में देखें तो इंट्रो लिखने के बाद जो दूसरा पक्ष शुरू होगा उसमें आप क्या बताएंगे, उस दूसरे पक्ष में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट को उदाहरण के साथ बताएंगे, साथ ही साथ उत्तरदायी कारक को भी बता देंगे। मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रो बता रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप क्या बता रहे हैं, संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट और साथ ही साथ कारक को भी बता रहे हैं। फिर इसके बाद जब आप निरंतर गिरावट आ रही है तो जो तीसरा पक्ष होगा इस आंसर का, मतलब एक पक्ष दो हो गया, और जो तीसरा होगा वो क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव, कि जो ये गिरावट हो रही है इसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे वो बताने की ज़रूरत है। राइट। नकारात्मक प्रभाव बताएंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि उपाय सुझाइए। मतलब एक पैराग्राफ दो हो गया, तीन हो गया, चौथे पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, उपाय बताएंगे कि भाई क्या उपाय हो सकते हैं। फिर पांचवें पैराग्राफ में आप निष्कर्ष बताएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंसर 5 भागों में बटा हुआ दिखेगा। राइट। मैंने कहा है कि आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा और आकर्षक होना चाहिए, जिससे
कि आपके नंबर कटने की बजाय बढ़ें। तो प्रेजेंटेशन भी अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। तो चलिए, जो सुनील सर की ये कॉपी है और इनकी 2021 में रैंक 22 रही है। तो इंट्रो को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, इस वर्ष के बजट सत्र में लगातार व्यवधान के कारण संसद की प्रभावकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। थोड़ा जो भूमिका है वो सतही है, और जो टेस्ट दिए जाते हैं और जो आंसर लिखे जाते हैं इसीलिए लिखे जाते हैं कि एग्जामिनर जो गलतियां वहाँ पर हो वो सजेस्ट करे, ताकि एक अच्छा आंसर लिखने की आप स्थिति में जाएं। तो ये मत सोचिए कि कोई टॉपर बन चुका है तो उसका जो आंसर होगा, जो उसने जो आंसर लिखा है, जो भूमिका लिखी होगी, वो एकदम बस उसी को हूबहू कॉपी कर लेना है। नहीं, वहाँ से सीखना है, राइट। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी बात है, जो फाउंडेशन बैच के जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मतलब कॉपी होती है। यदि आप फाउंडेशन बैच के बच्चों की कॉपी देखेंगे और जो टॉपर्स जो कॉपी उनकी होती है, उनमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। सीखने को तो मिलता ही है, लेकिन पूरी तरीके से ये सोच के चलेंगे कि जो ये लिख दिया गया है यही सही है, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसमें भी कुछ कमियाँ रहती हैं, क्योंकि तभी टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करता है, इसीलिए कि उसमें से एग्जामिनर गलतियों को बताएगा, उसमें वो सुधार करेंगे, तभी तो आप मेन एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर वो गलतियाँ ना करें और अच्छी रैंक के साथ अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकें। तो यहाँ पर देखें तो मैंने भूमिका में लिखा है, सबसे पहले मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस में ये कहा है कि जब भी जैसे मूल अधिकार से कोई प्रश्न आता है, तो मान लीजिए आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई सवाल है, तो मैंने अक्सर कहा है कि आप उसमें कुछ फैक्ट डाल दीजिए। जैसे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में निहित आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो जो भूमिका होती है उसके, या किसी रिपोर्ट को आधार बना लीजिए। मान लीजिए कोई और प्रश्न है, शासन पे है, राइट, गवर्नेंस पे है, या इकोनॉमी का है, कहीं का भी है, आप रिपोर्ट को आधार बना लेते हैं, राइट। और किसी फैक्ट और आर्टिकल, ये पार्ट, इन सब को आधार बना करके जब लिखते हैं तो जो भूमिका होती है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने लिखा है आर्टिकल 79 भारतीय संसद की स्थापना की बात करता है, राइट। एवं संसद की स्थापना का मूल उद्देश्य नागरिकों की आवाज को शासन में शामिल करना, राष्ट्रीय हित में कानून बनाना व कार्यपालिका की जवाबदेही आदि सुनिश्चित करना है। मतलब ये संसद की इम्पोर्टेंस है। और लेकिन हो क्या रहा है कि वर्तमान में देखा जा रहा है कुछ वर्षों से कि जवाबदेह ये संस्था के रूप में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आ रही है। तो आपने ये बता दिया कि भाई जो संसद है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उद्देश्य क्या है, आपने ये बता दिया भूमिका में कहीं ना कहीं, और एक आर्टिकल भी आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया। अब दूसरा जो पैराग्राफ शुरू होगा वो देखिए, यहाँ पर जो सुनील सर ने लिखा है, हेडिंग डाला है कि प्रभावकारिता में गिरावट के कारण लिख दिया था। मैंने क्या लिखा, प्रभावकारिता में गिरावट एवं कारण, मतलब प्रभावकारिता में गिरावट को भी बताएंगे, साथ ही इस कारण को भी बताएंगे। जो हेडिंग होती है, बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स को देखा है कि वो ब्लैक पेन से लिख देते हैं हेडिंग। चलिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप ब्लैक और ब्लू पेन को बार बार चेंज करते रहेंगे। तो बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। जो ब्लू से भी लिख रहे हैं वो बिल्कुल ना लें कि इससे क्या नंबर कट जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे नंबर। आप कोशिश करिए कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी हो, जो आप सब्जेक्ट मैटर इसमें लिख रहे हैं, जो विषय वस्तु हो, वो इतनी ठोस और प्रश्नानुसार लिखी गई हो, जो क्वेश्चंस में पूछा गया उसके अनुरूप लिखी गई हो, तो आपके नंबर बूम कर जाते हैं, आपके नंबर मिलते हैं। तो ये ब्लू और ब्लैक के चक्कर में ना पड़िए, ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रभावकारिता में गिरावट व कारणों को और स्पष्ट करें। जैसे कि जो सुनील सर ने लिखा है, संसद में अनावश्यक गतिरोध बनाना, राइट, अनावश्यक गतिरोध बनाना, ये गिरावट के कारण बता रहे हैं। राजनीतिज्ञों के मध्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असंवेदनशीलता, संसद के कार्यों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत संरचना का अभाव, 3 पॉइंट सजेस्ट किया है। जबकि जब भी कोई भी आप पक्ष लिखें तो कोशिश करिए कम से कम 4 पॉइंट तो हो ही, राइट, इससे कम नहीं भाई, मतलब कम से कम 4 होने चाहिए। ओके,
अब यहाँ पर देखिए तो मैंने जो सजेस्ट किया है और स्पष्ट करें तो मैंने लिखा है कि संसद में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। एडीआर रिपोर्ट 2019 के आधार पर मैंने ब्रैकेट में एडीआर रिपोर्ट 2019 लिखा है। परिणामतः संसद में अनुशासनहीनता व्यवहार बढ़ा है। अनुशासनहीनता व्यवहार का मतलब नारेबाजी, हंगामा। तो यहाँ पर जो प्रभावकारिता में गिरावट आई है, जो प्रश्न है कि जवाबदेह सांसद में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आई है। तो निरंतर क्या गिरावट आई है प्रभावकारिता में कि अब नारेबाजी और हंगामा ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। संसद में अनुशासनहीनता दिख रही है, राइट। इससे जो उसकी जवाबदेहिता है उसमें कमी आ रही है और उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सांसदों का अधिकांश जो सांसद हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, अपराध से उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये एक तरीके से देखें स्पष्ट रूप से कारण और प्रभावकारिता में जो गिरावट आई है एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एग्जामिनर और जो चेक करने वाला है और जो अभ्यस्त हो चुके हैं आंसर राइटिंग लिखते लिखते वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और जो एग्जामिनर है वो भी समझ पा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी कि इसमें तो बहुत कम स्पष्ट हो रहा है, और बहुत लोग एकदम अच्छे से यहाँ पर जो प्रश्न में लिखे शब्द होते हैं वो भी लिखते हैं। तो ये लिखते हैं उससे शब्द संख्या बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी। आप बस लिखिए, इस तरीके को अपनाइए, डेली आंसर राइटिंग करिए और फैक्ट ज़रूर दीजिए। फैक्ट का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैंने बोला आर्टिकल 79 हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ रिपोर्ट को आधार बनाइए और बताइए इस तरीके से कि 43% सांसद जो हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज थे 2019 की एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आपने एक तरीके से ये बता दिया क्या कि प्रभावकारिता में गिरावट आई है, उसको बता दिया। साथ ही साथ कारण, एक कारक भी बता दिया आपने कि सांसदों जो अधिकांश जो सांसद हैं वो उन पर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं इस वजह से, राइट। दूसरा देखें तो लिखा हुआ है कि अध्यादेश के बार बार दुरुपयोग से नीति निर्माण में संसद की भूमिका सीमित हुई है। तो प्रभावकारिता की गिरावट ये भी देखी जा रही है क्या कि नीति निर्माण में संसद की भूमिका सीमित हुई है। उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? जो अध्यादेश है उसका बार बार दुरुपयोग है। जैसे एग्जाम्पल में दे दीजिए कि मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अध्यादेश 2019, इसको कई बार, एक से अधिक बार बार इसका दुरुपयोग किया गया। मतलब एक तरीके से माना गया कि इस तरीके से बार बार किसी प्रावधान को बार बार लागू करना अध्यादेश के थ्रू वो गलत है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से करना वो गलत है, राइट। तो आपने ये जो दूसरा भूमिका के पास बात जो पक्ष होना चाहिए उसको आपने समझा दिया, राइट। इस तरीके से आपको समझाना है, कारण भी और प्रभावकारिता भी। इसके बाद मैंने कहा था कि जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें आपको बताना है कि क्या नकारात्मक उसके प्रभाव हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाली गई है कि प्रभावकारिता में गिरावट की क्या हानियाँ हैं। तो पहला पॉइंट है विधायी कार्यों में रुकावट के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया का धीमा होना। मतलब जब विधायी कार्य जो हैं उनमें रुकावट आएगी, इस तरीके से नारेबाजी होगी, हंगामा होंगे, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। और आगे लिखा हुआ है गतिरोध के कारण विधेयकों पर अपर्याप्त बहस हो पाएगी, और जब गतिरोध उत्पन्न किए जाएंगे तो बहुमत में सरकार है तो फटाफट वो विधेयक को पारित करेगी, उस पर पर्याप्त बहस नहीं होगी, और जब बहस नहीं होगी मतलब वो समितियों के पास नहीं जाएगी, वो सदन में उस पक्ष और विपक्ष बैठकर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो कानून जल्दी में कोई पारित तो होगा, कोई जल्दी में पारित होगा तो क्या होगा कि उसमें बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ जाती है। जब कोई भी कानून बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद पारित होता है तो उसमें बार बार संशोधन करने की गुंजाइशें कम होती हैं, लेकिन जब कोई जल्दी में पारित होता है तो उसमें बार बार गुंजाइश की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया 2011 में 18 दिन में, कितनी लंबी बैठक हुई, कितना विचार विमर्श हुआ, तब जाकर के आज ये संविधान इतने वर्षों के बाद भी निरंतरता के साथ चल रहा है। तो उसी तरीके से विधेयक पर भी डिपेंड करता है कि यदि विधेयक पे अच्छे से चर्चा नहीं होगी तो वो जल्दी जल्दी में पारित होगा और उस पर बार बार में संशोधन करने की जरूरत महसूस होगी। संसद के गतिरोध के कारण आर्थिक हानि थोड़ा और स्पष्ट करने की जरूरत थी। संसद की गरिमा में गिरावट आएगी, ये भी बात सही है, राइट। अब यहाँ पर देखें तो लिखा गया, मैंने सजेस्ट किया है कि जनता का सदन में विश्वास कम होता है। मतलब जब नारेबाजी होगी, हंगामा होगा, सदन को गतिरोध, सदन की बैठकों को नहीं चलने दिया जाएगा, गतिरोध पैदा किया जाएगा, तो जो जनता होती है उसका संसद में विश्वास कम होने लगता है। और बार बार अध्यादेश के दुरुपयोग से क्या होता है, संसद की जो पारदर्शिता व जवाबदेही होती है उस पर सवाल उठने लगते हैं, लोग सवाल उठाने लगते हैं, मीडिया सवाल उठाने लगती है, जनता उठाने लगती है कि भाई क्या बात है कि बार बार अध्यादेश का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, क्यों नहीं पारित किया जा रहा है कोई भी
संविधान जो एक विधि की जो एक पारित करने की जो एक प्रक्रिया हो उसके तहत, राइट। तो ये सब जो नकारात्मक प्रभाव थे, जो निगेटिव इम्पैक्ट थे, वो बताएंगे आप। फिर इसके बाद आप समाधान पे चलेंगे। समाधान पे 2 पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी इसको और बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता था, ठोस तथ्यों के साथ चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकता था। जैसे 2 पॉइंट पढ़ें तो लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों की चिंताओं को पहचान कर पर्याप्त बहस का मंच उपलब्ध कराना तथा विपक्ष द्वारा भी इसमें सहयोग देना, ये पॉइंट ठीक है, सजेशन भी ठीक है। संसद के कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन ताकि नेताओं पर नैतिक दबाव बनाया जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सजेशन दिया है ये देखिए कुछ और ही अपने अलग लेवल का है कि संसद के अगले सत्र में जो अध्यादेश की अनिवार्य समीक्षा हो एवं अनिवार्य समीक्षा हो, ठीक है, एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मतलब डीसी बाधवा केस 1987 जो है, इसमें अध्यादेश के दिशा निर्देशों पर दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। तो ये सब जब आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजनों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अनुरूप आप डाल देते हैं, तो आपके प्रश्न की जो आंसर होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और नंबर बढ़ने के चांसेस रहता है। इसलिए अध्यादेश हो गया, क्षमादान शक्ति हो गई, जो राष्ट्रपति की है, राज्यपाल की है, उनके संदर्भ में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए हैं, 1-2 केस तो आप याद रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब आप निबंध लिखते हैं उसमें भी काम आ जाता है, और जब जीएस का आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर भी आता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो लिखा हुआ है कि इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर मैंने बताया कि उत्तर में 5 पक्ष बताया, भूमिका कितने 4 से 5 जो भी बताया मैंने अभी ऊपर। तो जब भी आप एक पक्ष के बाद दूसरा पक्ष की शुरुआत करें, हेडिंग डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हेडिंग नहीं है, हेडिंग के एक पक्ष खत्म हुआ दूसरा आप शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा शुरू के 10 से 15% स्थानों को जरूर छोड़ें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप अब दूसरा पक्ष शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15% स्थानों को छोड़ा गया है, और जो फाउंडेशन बैच के बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं, सीधा यहीं से निष्कर्ष लिखना शुरू करते हैं। तो ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आपको बचना है, शुरू के कुछ स्थानों को छोड़ना है। अब निष्कर्ष पढ़ें तो लिखा हुआ है, इसके साथ ही राजनेताओं को इस पवित्र संस्था की गरिमा को बचाए रखने के लिए संवेदनशील होना होगा, जिसमें जनता का प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है। तो एक तरीके से ये उपाय ही हैं, सुझाव ही हैं। तो यहाँ पर आप ये निष्कर्ष ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त उपायों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको मजबूत किया जाए और संस्थागत सुधार व जन जागरूकता का प्रसार हो, ताकि संसद भारतीय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बनी रहे। कुछ इस तरीके से निष्कर्ष लिखा जा सकता है, और अच्छा निष्कर्ष सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो लिख दिया गया यही सत्य है, आप इससे भी बेहतर सोच सकते हैं, राइट। क्योंकि ये एक राइटिंग स्किल जो है वो जरूरी नहीं कि जो एक बार लिख दिया गया किसी भी गाइड में, किसी बुक में, वही सत्य है, वही एकदम सर्वोपरि है। आपकी इस सोचने की क्षमता यदि बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं और लिख सकते हैं, और एग्जामिनर को मस्त कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ जो सुनील सर ने ये जो पूरा लिखा है आंसर, इस पर मुझे नंबर देने हो तो मैं यहाँ पर 3 तो नंबर दे दूंगा, 2.5 से 3 नंबर। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट आप जब लिख देंगे तो ये नंबर आपके बढ़ करके 5.5 तक पहुंच सकते हैं, 5.5-6 तक, राइट। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी कोई भी आयोग, यूपीपीसीएस या यूपीएससी, ये सब जो हैं नंबर 50 से 60% से ज़्यादा नंबर नहीं देते। मतलब 10 में से आपको 5 या 6 ही नंबर मिलेंगे। ये कभी मत सोचा करिए कि 10 में 10 मिलेंगे, राइट। चलिए इसका ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।